हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे JAIB 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी PPB की क्लास के साथ। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम है JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव फाइनेंस refer to the delivery of low cost financial facilities to the low income group of the society। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन उद्देश्य क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लो कॉस्ट फाइनेंशियल फैसिलिटीज। लो कॉस्ट फाइनेंशियल फैसिलिटीज, लो कॉस्ट फाइनेंशियल फैसिलिटीज को क्या करना, ऑफर करना। किनको, लो इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। लो इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। लो इनकम ग्रुप में कौन आ जाता है, रूरल आ जाते हैं और BPL आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके पास तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। अब अगर आप लो इनकम ग्रुप को फाइनेंशियल फैसिलिटी लो कॉस्ट में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए इनके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सबसे पहले जो टारगेट किया गया वो ये कहा गया कि जितने भी अनबैंक्ड एरियाज हैं या अनबैंक्ड पीपल हैं या हाउस होल्ड हैं उनके पास सबसे पहले बैंकिंग अकाउंट ऑफर करना, ये एक उद्देश्य था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बी डिफाइंड एज प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस। यानी जो हमारा ये लो इनकम ग्रुप है, ठीक, ये फाइनेंशियल सर्विस को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट इनको हम ऑफर कर पाए। जहां पे भी वर्नेबल यानी कमजोर ग्रुप्स हैं सच एज वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये लोग पे कर पाए, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये क्या कर पाए, पे कर पाए, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें इनको फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करनी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत हम क्या करते हैं, बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे पेमेंट एंड रेमिटेंस, ठीक है, पेमेंट एंड रेमिटेंस। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज यानी सेविंग्स की फैसिलिटीज, लोन और एडवांसेस हम ऑफर करते हैं। ये बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज है। कम से कम ये फैसिलिटीज हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू यानी बैंक्स के थ्रू किनके पास तक पहुंचा पाए, अनबैंक्ड पीपल या अनबैंक्ड जो लोग हैं उनके पास तक, ठीक है दोस्तों, है ना। जिनको जो एक्सक्लूडेड हो गए, जो छूट गए, जिनके पास तक अभी भी बैंक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो हमारे BPL, जो हमारे वीकर सेक्शन है, और साथ ही साथ जो हमारा लो इनकम ग्रुप है, क्या है, लो इनकम ग्रुप है, ठीक। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बूस्ट, इनका क्या होगा, बूस्ट होंगी सेविंग्स। जब इनके पास अकाउंट होगा तो इनकी सेविंग्स बूस्ट होंगी। इनको जब क्रेडिट की आवश्यकता है तो इनको मनी लेंडर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। ये फॉर्मल चैनल यानी बैंक सिस्टम के थ्रू जाके क्रेडिट ले सकते हैं। साथ ही साथ इनके अकाउंट में जो आने वाली सब्सिडी है या इनको जो मिलती है सब्सिडी, अब वो सीधे इनके अकाउंट में भेज जाएगी जब इनके अकाउंट खुल जाएंगे। तो जो सब्सिडी लीक था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे का पॉइंट क्या है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल रिमेन अनबैंक्ड। अभी भी समाज का, जो सोसाइटी का बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो अनबैंक्ड है, जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं। Unbanked people are people who only have basic transactions bank account. Financial inclusion was used for the first time in April 2005. सबसे पहले 2005 में यूज किया गया था, जब RBI के गवर्नर कौन थे, YV रेड्डी। फिर there are several measures taken to achieve the greater financial inclusion, especially by the government of India, World Bank and
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसीलिए 2005 में नो फ्रिल अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट आज जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन देखते हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन सी रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे? डॉक्टर सी रंगराजन की रिकमेंडेशन पे। सो 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2006 में भारत सरकार ने कमिटी बनाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, और इस कमिटी को लीड किसने किया? डॉक्टर सी रंगराजन ने। ठीक है दोस्तों, उस समय सी रंगराजन क्या थे? प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन। ठीक है दोस्तों, यानी जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद था उसके चेयरमैन कौन थे? सी रंगराजन। इन्हीं की अध्यक्षता में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 2006 में कमिटी बनाई गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अब इसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? सबसे पहले नो फ्रिल अकाउंट की फैसिलिटी दी गई थी 2005 में। इसके बाद इसी नो फ्रिल अकाउंट को बीएसबीडीए यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया। हर एक शहर में जो हमारा लीड बैंक स्कीम थी या जो लीड बैंक थे उनकी भी मदद ली गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना एक लाई गई, जिसके तहत जन जन के पास धन पहुंचाने वाली योजना भी हम कह सकते हैं। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को भी ऐड किया गया। तो ऑल दीज आर द मेजर इनिशिएटिव्स अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये वित्तीय समावेशन के तहत लिए गए कुछ मुख्य कदम थे जो भारत सरकार या आरबीआई ने लिए। अब ग्रोथ ऑफ एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज बीन सिग्निफिकेंट एंड देयर लिंकेज विद द बैंक हैज फैसिलिटेटेड अ हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को और अच्छी तरह से कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओस ने। साथ ही साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, इन्होंने क्या मदद की? इनकी रीच उन एरियाज में थी जहां बैंक नहीं थे। तो ये क्या हुआ? इन्होंने बैंक के साथ अपना क्या किया? लिंकेज, है ना, लिंकेज किया। एनजीओ को जोड़ा गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ा गया, और इन्होंने उस एरिया में बैंक की वो सेवाएं ऑफर की जो बैंक डायरेक्ट नहीं दे पा रहा था, उन्होंने इनके थ्रू वो सर्विसेज ऑफर की। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट हैज इनेबल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ वुमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आने से या इनके आगे बढ़ने से सामाजिक और आर्थिक तौर पे महिलाओं को भी समावेशित किया गया। बकेट ऑफ सर्विसेज अंडर माइक्रो फाइनेंस फोल्ड एक्सपेंडेड फॉर जस्ट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट प्रोडक्ट टू इंक्लूड माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, माइक्रो रेमिटेंस, डिजिटल पेमेंट अमंग द अदर्स। इनका कहना क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जो सर्विसेज ऑफर की गई, क्या की गई? सर्विसेज ऑफर की गई, उनमें लोन और सेविंग को तो आगे बढ़ा ही गया, लोन को तो आगे बढ़ा ही गया, लोन भी दिया गया, सेविंग अकाउंट भी दिए गए, ये सब सेवाएं तो मिली। साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटीज भी मिली, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस अटल पेंशन योजना, माइक्रो इंश्योरेंस अटल पेंशन योजना। ठीक, माइक्रो पेंशन अटल पेंशन योजना माइक्रो पेंशन है। माइक्रो इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री, एक मिनट जाइए, पेंशन लिख दें पहले हम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। माइक्रो रेमिटेंस की फैसिलिटी भी दी गई। ठीक है दोस्तों, है ना, और भी अलग अलग सेवाएं से, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये सभी सेवाएं, यानी ये सेवाएं तो दी जा रही थी, साथ में ये सेवाएं भी इंक्लूड कर दी गई। अब देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जो बैंकिंग सेवाएं थी उनको और ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाया गया, फैलाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने। सो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट काम अलग अलग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये बैंक है, ठीक है, तो जहां पे बैंक की ब्रांच नहीं है, बैंक ने वहां पे अपनी बैंकिंग की सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू प्रोवाइड की। ठीक ठीक, अब ये बैंक की सर्विसेज ले रहे थे और ये वो सर्विसेज उन एरिया में प्रोवाइड कर रहे थे जहां बैंकिंग की सर्विस नहीं पहुंची है या अनबैंक्ड एरिया। डन है। अब देखो यहां पे बिल्कुल समझने वाली बात है, फैसिलिटेटर का नाम ही फैसिलिटेट करना, सिर्फ सेवाएं देगा।
करस्पॉन्डेंट कहीं ना कहीं पैसे में भी लेन देन कर पाएगा। ये दोनों डिफरेंस है, बकाया काम एक ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आरबीआई हैज परमिटेड बैंक टू यूज द सर्विसेज ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एज इंटरमीडियरीज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इनका कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन किन को बिजनेस करस्पॉन्डेंट BCBF, है ना, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर बनने की अनुमति दी। सबसे पहले एनजीओस को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना, ये क्या बन सकते थे, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर। ये बैंक से अटैच होंगे और बैंक से ये सर्विसेज लेके उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जहां पर बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंची है। तो सबसे पहले बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल की हम बात करेंगे। अंडर बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल बैंक में यूज इंटरमीडियरीज सच एज द फॉलोइंग ऑफ द बिजनेस फैसिलिटेटर। इनको बिजनेस फैसिलिटेटर बनने की अनुमति दी गई। जैसे बैंकों ने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यूटिलाइज किया, बैंक फार्मर्स क्लब को यूटिलाइज किया, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, आईटी इनेबल रूरल आउटलेट और कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी आईटी इनेबल यानी जिनको टेक्नोलॉजी पता है ना, उन ऐसे जो रूरल आउटलेट या कॉर्पोरेट एंटिटीज थे। पोस्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया, इंश्योरेंस एजेंट को भी अटैच किया, वेल फंक्शनिंग पंचायत को, विलेज नॉलेज सेंटर को, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, है ना। तो इन सबको उन्होंने एक साथ जोड़ा, लिंक किया और इनके थ्रू बैंकिंग की सर्विसेज ऑफर की एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। तो बिजनेस फैसिलिटेटर कौन कौन सी सर्विस को फैसिलिटेट कर सकता है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोरोवर एंड फिटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, यानी रूरल एरियाज में या अनबैंक्ड एरियाज में जिनको पैसे की जरूरत थी उनको पहचानना, जिससे कि बैंक के थ्रू उनको लोन दिलाया जा सके। कलेक्शन एंड प्रिलिमिनरी प्रोसेस ऑफ लोन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी इंफॉर्मेशन डेटा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग and other products and education and advice on managing money and debt counseling। इनका कहना क्या है? सबसे पहले इन्होंने बोरोवर को आइडेंटिफाई किया, यानी बोरोवर को ये आइडेंटिफाई कर पा रहे थे जिनको लोन लेना था उनसे एप्लीकेशन को रिसीव कर रहे थे, है ना। एप्लीकेशन को पहले उन्होंने रिसीव किया, फिर उनका वेरिफिकेशन भी किया। क्या किया? वेरिफिकेशन भी किया बैंक के पार्ट पे। साथ ही साथ इन्होंने अवेयरनेस क्या किया? अवेयरनेस का प्रोग्राम भी रन किया, जिसमें वो सेविंग के रिगार्डिंग अवेयरनेस पहुंचा रहे थे, या बैंक के अदर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी क्या कर रहे थे? अवेयरनेस पहुंचा रहे थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एजुकेशन और एडवाइस प्रोवाइड कर रहे थे कि कैसे मनी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, या डेप्ट के रिगार्डिंग काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। कहीं भी पैसे का लेन देन इन्होंने नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, डन है। फिर लिखा है प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द बैंक। बैंक के पास जो एप्लीकेशन आ रही है उनको प्रोसेस और सबमिट करना। प्रमोशन एंड न्यूट्रिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। अब जो लोन दे दिए गए हैं उनका पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग एंड हैंड होल्डिंग ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, और फॉलो अप फॉर द रिकवरी। ये सब काम कर रहे थे, यानी कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं कर रहे थे, बस वो काम उपलब्ध करा, मतलब जो एज अ बैंक को करना होता है बिना मनी के, वो सभी काम ये कर रहे थे, ठीक। फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? बिजनेस करस्पॉन्डेंट आर द रिटेल एजेंट। ये बैंक के क्या है? एक प्रकार से रिटेल एजेंट है, जो कि इंगेज होते हैं बाय द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एट लोकेशन अदर देन द बैंक ब्रांच और एटीएम। अब ऐसी जगह जहां पे बैंक की ब्रांच या एटीएम नहीं है, क्या नहीं है? बैंक की ब्रांच या एटीएम नहीं है, तो उस जगह पे बैंक अपनी बैंकिंग सर्विस किसके थ्रू? बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा। ये एक प्रकार से क्या बन गया? ये रिटेल एजेंट है। क्या है? एक प्रकार के रिटेल एजेंट थे जो कि बैंक से सर्विस लेके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स इनेबल अ बैंक प्रोवाइड इट्स लिमिटेड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट लो कॉस्ट। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करते हैं? लो कॉस्ट पे, किस पे? लो कॉस्ट पे, है ना, बैंकिंग सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं? यूजर्स को या कस्टमर्स को, ठीक है दोस्तों। दे हैंस आर
इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा भी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल की अगर हम बात करें तो किनको अनुमति होगी, कैसे काम करेगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक में एंगेज बिजनेस करस्पॉन्डेंट सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशन। यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स ये क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू बैंकिंग सर्विस ऑफर कर सकते हैं। बट बिजनेस करस्पॉन्डेंट के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस हैं। क्या है दोस्तों, कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को इनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले टू हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, बैंक के पास क्या होनी चाहिए, नंबर 1 बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए नंबर 1। ठीक है, ठीक है, कि वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को एंगेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका क्या किया जाएगा, ड्यू डिलीजेंस यानी पूरी जानकारी होनी चाहिए। रेपुटेशन मार्केट स्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। तीसरा रेपुटेशन मार्केट स्टैंडिंग। फाइनेंशियल साउंडनेस, इनके पास वित्तीय तरीके से यानी ये सक्षम होने चाहिए कि अगर पैसा वगैरह लेन देन करना पड़े तो फाइनेंशियल साउंड होना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनके पास होनी चाहिए। कैश हैंडलिंग एबिलिटी होनी चाहिए और एबिलिटी टू इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन रेंडरिंग द बैंकिंग सर्विस, ये सभी पॉइंट इनके पास होने चाहिए, तब ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल को भी समझा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बिजनेस फाइनेंशियल इंक्लूजन या बिजनेस करस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छी तरह से टिक कर पाएंगे। और आप सभी के लिए अगर आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो JAIB महापैक इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन। ऑल फॉर पेपर्स आर कवर अंडर दिस महापैक। और ये महापैक आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 2799 में, 12 मंथ 3999 में और 24 मंथ 5999 में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 भी अवेलेबल है और इस बैच को आप रेगुलर प्लान और प्रो प्लान में अवेल कर सकते हैं। यहां पर आपको फाउंडेशन क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। फाउंडेशन क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं चारों पेपर का। सो रेगुलर प्लान 1999 में और प्रो प्लान आप 2999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी के लिए हमारा वीकेंड बैच नवंबर 2026 के लिए लॉन्च किया जा रहा है, यानी इसमें क्लासेस सिर्फ वीकेंड पे ही होंगी, सैटरडे और संडे, और कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे। तो आप अगर नवंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बट आपका सपना है कि हम भी JAIB क्वालिफाई हो, तो आप आराम से इस बैच को ज्वाइन करके यहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर प्लान 2499 और प्रो प्लान 3499 में आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ JAIB MCQ बैच हमारा नया आने जा रहा है, अभी आया नहीं है, तो इस बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हो रेगुलर प्लान के साथ 1999 में और प्रो प्लान के साथ 2999। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है यहां पर हम आपको टेस्ट सीरीज भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप RBI ग्रेड बी टारगेट करते हैं तो फेज 1 फेज 2 के लिए समर्थ 2.0 बैच अवेलेबल है। साथ ही साथ JAIB की हमारी चारों किताबें, PW की किताबें अवेलेबल हैं, यानी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स। और इन किताबों की खासियत है संपूर्ण थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे हर एक यूनिट के बाद, क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और माइंड मैप विद क्विक रिवीजन। तो इसका सबसे बड़ा जो आपको फायदा होगा, आप इसमें कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे लीस्ट प्राइस में 1224। चाहे आप इसे PW स्टोर से, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।